हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन पारस बीपीएस सीटीआर क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 1 to 5 और 6 to 8 प्राथमिक शिक्षक से रिलेटेड हिंदी के और साहित्य के प्रश्नों को। तो सबसे पहले गद्यांश बनाने को आपको पूछेगा, तो आइए पहले गद्यांश देखते हैं। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की विभिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती है, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जा सकते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? राष्ट्रीयता और मनुष्य, अभिव्यक्ति का साधन, भाषा का महत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भाषा का महत्व। ठीक है, अगला देखेंगे। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ इसमें क्या बताया गया है? खोज करना, प्रकट करना, वार्ता करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपके इसके उत्तर मिलेंगे। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है प्रकट करना, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकट का विलोम क्या होता है? प्रकट मतलब साक्षात, सामने रखना, गुप्त, सूक्ष्म, पारदर्शी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसका उल्टा होता है प्रकट का गुप्त रखना। अगला है कि नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तरंगनी, ईला, तटनी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन नहीं है वो बताना है। तो नदी का पर्यायवाची दोस्तों ईला नहीं है। ईला इज द राइट आंसर बी। तो सबसे पहले ईला किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ईला जो है आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है ना। ये पृथ्वी का यानी धरती का पर्यायवाची है। नदी का और क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है? तो नदी का पर्यायवाची बोले तो हम लिख देते हैं आपको तरंगनी, है ना। तरंगनी नदी का पर्यायवाची है। तटनी नदी का पर्यायवाची है। फिर सरिता नदी का पर्यायवाची है। फिर दरिया कहिए तो नदी का पर्यायवाची है ना। फिर नदिया कहिए तो नदिया या नद कहिए, है ना। ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। ईला पृथ्वी का था, इसलिए ईला इसमें से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कि गद्यांश का आशय बताइए। भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। राष्ट्रीयता भाषा का विकास करती है। साहित्य एवं संगीत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का आंसर हो जाएगा भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। ठीक है, भाषा की समानता मनुष्यों के निकट लाती है, यही इस गद्यांश का परम लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है कि स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं स्वर सहित अनुस्वार, अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। ठीक है ना। हलंत जिसको जैसे हमको मान लो स्वर सहित व्यंजन लिखना हो, जैसे आपको हमको क्या लिखना है, ठीक है, क्या, तो इसको हम क्या लिखना, क्या, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हलंत लगाते हैं। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय हम हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत इसको नीचे वाले वर्ड को कहते हैं। भूतकाल का विलोम बताना है आपको। आसन भूत, भविष्यत काल, अनागत काल, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 के आंसर हो जाएंगे। भूतकाल का विलोम होता है अनागत काल। ठीक है, अनागत काल बोलते हैं इसको। और इसी का एक अन्य नाम है भविष्यत काल। ये नहीं होगा, अनागत काल को ही भविष्यत काल कहते हैं। भूतकाल का ऑप्शन नंबर सी। अगला कि अथाह में प्रत्यय प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पहले। तो 16 के आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, अ। ठीक है, अगला देखेंगे कि नील गाय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीला है जो गाय, तो जिस समास में है जो लगा है ना, या के समान दिया रहे, के समान, उसको हम क्या बोलते हैं? तो नील गाय में जो समास होगा वो आपका कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जिसमें विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है। सी इज द राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गलत कौन सा है? हाथ को जेब में रखो,
मैंने कहीं नहीं जाना है, ये तो गलत ही है। मुझे कहीं नहीं जाना है, हो सकता है। हाथ को जेब में रखो, ये सही है। तुमसे कोई कोई कम नहीं है, तुमसे कोई कम नहीं है, ये भी सही है। हाँ, तो बी हमारा करेक्ट आंसर लग रहा है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है, अनुपात में वो कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले रखता है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, इसको याद रखेंगे, है ना। तो अनु जो है आपका, अनु, ये अनु नहीं, ये बार्जुन से अनु है, इसमें तारकुन अनु है, उ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए? करवाहट, बचपन, चाय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 20 के जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। मेरे बचपना भी गई नहीं है, तो इसलिए, है ना, गया नहीं है। पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। तुम्हारी आवाज में करवाहट है ना, तुम्हारी, तुम्हारी स्त्रीलिंग, बचपन मेरा गया नहीं है, तो ये पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर सी। अगले, कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। कबूतर का पर्यायवाची कपोत, कर्ण, पंडुक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी आपके कबूतर के पर्यायवाची है। पंडुक कहो, कपोत कहो, कर्ण कहो, है ना। आगे, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या होते हैं? स्वर, व्यंजन, आयोगवाह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हिंदी वर्णमाला में जो अंग और अ होते हैं, ये आयोगवाह होते हैं। आयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं, इसको भी याद रखेंगे कौन कौन होते हैं। एक होता है आपका अनुस्वार आयोगवाह। दूसरा होता है आपका अनुनासिक आयोगवाह, है ना। तीसरा होता है आपका निर्नुनासिक, है ना, निर्नुनासिक आयोगवाह। इसका उसके बाद चौथा होता है आपका विसर्ग आयोगवाह। ये 4 प्रकार के आयोगवाह होते हैं, है ना। ये 4 प्रकार के आपके आयोगवाह होते हैं। आयोगवाह होते कितने हैं? 2। आयोगवाह होते कितने हैं? 2, है ना। इसके प्रकार कितने हैं? 4। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। स्वर की संख्या कितनी है? 11। और कुल स्वर कितने होते हैं? तो 13। ये भी पॉइंट्स को याद रखेंगे। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतम शब्द में आपको स्त्रीलिंग बताने हैं। प्यारी, प्रेमिका, प्रियतमा। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 के जो आपके आंसर हो जाएंगे प्रियतमा, है ना। प्रियतमा इज द राइट आंसर। आगे, अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आदर, निरादर, आकांक्षा, कोई नहीं, अधिक। तो 24 के आंसर हो जाएंगे, है ना। इसका आकांक्षा और अपेक्षा सेम वर्ड होते हैं, है ना। एक समानार्थी पर्यायवाची शब्द है, किसी से अभिलाषा रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, कि सतन्य शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में पर्यायवाची शब्द ढूंढिए। सतन्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो सतन्य का पर्यायवाची आपके खीर, दूध, कधी। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताने हैं। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं आपको क्या होंगे। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दूध। ठीक है, और दूध का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है? जैसे आपको क्षीर कहिए, क्षीर कहिए तो भी दूध का पर्यायवाची है ना। गौरस कहिए, गौरस कहिए, ये भी आपका दूध का पर्यायवाची है। पीयूष कहिए, है ना, पीयूष भी आपका दूध का पर्यायवाची है। उसके बाद पय कहिए, है ना, पय कहिए, पय भी आपका है। पानी कहिए, दूध कहिए, सबका है। अगला है, अगला देखेंगे कि निम्नलिखित, आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो सबसे पहले ये शब्द के भेद हैं। एक होता है आपका तत्सम, तत्सम संस्कृत वर्ड, और इसी का हिंदी होता है तद्भव। बाह, मत्स्य, दुग्ध। देखिए, मत्स्य संस्कृत तत्सम है, दुग्ध तत्सम है, बाह, है ना। तो 26 का बाह आंसर हो सकता है, तद्भव आंसर है। बाह जो है तद्भव है। ठीक है, और इसका तत्सम शब्द क्या होता है? तो भूजा होता है। तत्सम शब्द भूजा, हिंदी तद्भव बाह को बोलते हैं। इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव दूध होगा, और मत्स्य का तद्भव क्या होगा? तो मछली होगा। आगे देखते हैं कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है। आधारित, 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 कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 27 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आधारित, है ना, ये आपके करेक्ट हैं। आगे है कि आत्मोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए। यण संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि। उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 के आंसर हो जाएंगे आपके गुण संधि। ध्यान दीजिएगा कि जिस संधि में केवल एक ले हो तो गुण संधि होता है,
और वही आपके डबल कर देगा तो आपके वृद्धि संधि के उदाहरण हो जाएंगे। कौन से संधि? वृद्धि। तो यहाँ पर केवल आपको एक दिखाई दे रहा है ना, तो ये आपके गुण संधि के उदाहरण है। और इसका विग्रह कीजिएगा तो आत्म प्लस उत्सर्ग होता है, आत्म प्लस उत्सर्ग। ठीक है, आगे देखेंगे सुपुरुष। सुपुरुष में कौन सा समास है? मतलब सुंदर पुरुष। तो सु एक प्रकार का अव्यय है, उपसर्ग है। ठीक है, एक प्रकार का अव्यय कहिए या उपसर्ग कहिए, यह है आपका। तो जिस समास में है ना सु लगा हो तो एक प्रकार का अव्यय उपसर्ग यानी अव्यय भाव जाना चाहिए। लेकिन इसके विग्रह जब कीजिएगा तो सुंदर है जो पुरुष, तो जिसमें है जो लगा रहता है ना वो विशेषण और विशेष्य हो जाता है। इस प्रकार ये तत्व अव्यय ना होकर क्रमधारय समास जाएगा, है ना। आगे देखते हैं अप्सरा शब्द का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची। भव्यता, शुभड़ी, देवबाला, अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 30 के आंसर हो जाएंगे। अप्सरा का समानार्थक शब्द देवबाला, है ना, देवबाला हो जाएगा। और भी इसका क्या हो सकता है भाई? तो देवंगना कहिए, इसका देवंगना कहिए, है ना, सूरबाला कहिए, सूरबाला कहिए। सूरबाला मतलब देवताओं की लड़की, देव की लड़की, अप्सरा, है ना, तो इसका देवबाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते एक बार लाइक सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।